नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज निधि प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 2 की, और इस इतिहास की पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। दोस्तों, ये है आपकी विषय सूची जिसमें अध्याय दिए गए हैं 8, और इसमें हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2, राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। दोस्तों, ये है आपका मानचित्र 1 जिसमें प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है, जैसे आप गुर्जर प्रतिहार, चाहमान और पाल ये देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्यन, इस तरीके से आप इसमें ढूंढ सकते हैं। और ये जो लाल लाल दिखाई दे रही है आपको, ये है परिवर्तनशील सीमाएं, ये बनी हुई हैं जो। मानचित्र 1, 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। यह प्रश्न आपके लिए। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? अब बात करेंगे हम नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ है इसका सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। इस चित्र को देखिए, यह है चित्र 1, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की एक कृति है। तो ये चित्र दिखाया गया है, इसे नरसिंह का चित्र बोल सकते हैं, यानी पुरुष सिंह के रूप में ये चित्र दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, इसमें बीच बीच में प्रश्न मिलते हैं साथ ही साथ, जिससे आप अपने तर्क यहाँ पर दे सकते हैं। अध्याय पढ़ने के साथ साथ अपने विचारों को भी यहाँ पर रख सकते हैं। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? बात करेंगे राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। इस बॉक्स को देखिए, इसमें कर के बारे में समझाया गया है, जैसे 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। ऐसे ही
पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का उल्लेख भी इसमें मिलता है। दोस्तों, क्या आज इनमें से कोई कर ऐसे हैं जो वसूले जाते हैं? ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किस मायनों में भिन्न था? आप तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं, यानी जो प्रशस्तियाँ थीं वो लिखी गई थी ब्राह्मणों द्वारा, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब इस बॉक्स को देखिए, इसमें नागभट्ट की उपलब्धियाँ दिखाई गई हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ, जैसे कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जैसे आंध्र सैंधव यानी सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, इनके राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य ये दोनों उत्तर भारत के राज्य थे, इन राजाओं को पराजित किया। इस प्रश्न को देखिए, इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, यहाँ पर आप बता सकते हैं। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अब आप इस चित्र को देखिए, ये है ताम्रपत्रों का एक संग्रह। तो ये है चित्र 2। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दी गई भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो ये ताम्रपत्र हैं और इनको इस कड़ी के रूप में इसे मतलब कड़ी में इनको जोड़ दिया गया है। तो ये ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिस पर भूमि जो दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को, वो इन पर दस्तावेज के रूप में ये उन्हें दिए जाते थे। अब इस बॉक्स को पढ़ेंगे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं जैसे फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बोबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपर माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी एक सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि उनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर
शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। दोस्तों, जो कन्नौज नगर था, इस पर 3 शासकों ने आपस में युद्ध किया, जिसमें था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इन तीनों में संघर्ष चलता रहा कन्नौज पर विजय पाने के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक लगातार हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192 तक शासन किया, उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताएं जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। अब पढ़ेंगे हम चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसूदनी नामक देवी का एक मंदिर बनवाया। दोस्तों, ये है मानचित्र 2। इसमें दक्षिण भारत का हिस्सा दिखाया गया है और इसमें ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं। इसमें चोल वंश को दिखाया गया है। मानचित्र 2, चोल राज्य और उसके पड़ोसी। तो आप इसे देख सकते हैं, ये चोल राज्य है और इसके पड़ोसी जैसे आप देख सकते हैं काकतीय वंश, वेंगी और इधर जैसे चालुक्य। इस तरीके से आप इसमें ढूंढ सकते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और राज्य के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और इसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। बात करेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। इस मंदिर को देखिए आप, ये है गंगईकोंड का एक भव्य मंदिर। जैसे चित्र 3 में दिखाया गया गंगईकोंड का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थरों की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो आप देखिए इसे ध्यान से, नीचे से ये चौड़ा सा है और ऊपर ये सकरा होता गया है
और इसकी जो बाहरी दीवारें हैं उन पर जो प्रतिमाएं हैं उनको अलंकृत किया गया है। और तो इसी से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न भी हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ जो प्रतिमाएं थीं वो भक्तों की भी बनाई गई थीं। आप इस जो प्रतिमा बनी है ये कांस्य प्रतिमा है, इसे ध्यान से देखें कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। ये चित्र 4 एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। तो दोस्तों ये जो कांस्य प्रतिमा है ये चोल काल में बनाई गई थी और देख सकते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। अब बात करेंगे कृषि और सिंचाई की। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अब आप इस चित्र को देखिए, ये चित्र 5 है। ये 9वीं शताब्दी में जो तमिलनाडु का एक जलद्वार है। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बांधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। तो ये एक जलद्वार है जो इस चित्र में दिखाया गया है। अब पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन यानी कि किसान, अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। दोस्तों इस बॉक्स में भूमि के प्रकार बताए गए हैं। जैसे भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे वेलन वगाई, ये थी गैर ब्राह्मण यानी किसान की भूमि, कह सकते हैं गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। और ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोग, ये भूमि होती किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमट्टकनी, ये भूमि होती थी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचदम, ये थी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि।
हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों का संघ होता था, जिसे नगरम कहा जाता था। इन अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। अब इस बॉक्स की जानकारी को पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 30 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलैयार यानी पुलाया का बहुवचन इसको दिन के काम पर जाने की हक लगाते भाग देती। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पे दिया है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप क्या समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? जो भी समझते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियाँ चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? तो दोस्तों ये था आपका अध्याय 2। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे अध्याय 3 के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।